हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 करने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। मनी, ए थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। मनी यानी पैसा। पैसा क्या होता है? जैसे हम दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला हमारे पास पैसे लेता है और हमें उसके बदले सामान देता है, यानी ए थिंग, एक वस्तु, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन में जो एक वस्तु यूज होती है उसे मनी कहते हैं। ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम ये पुराने जमाने में होता था, जिसमें एक वस्तु के बदले, एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, इसको सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को सीसी सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब ना इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। ठीक है, ड्रॉबैक्स। नंबर 1 है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस वांट्स का मतलब है कि देखो, एक आदमी है, उसके पास जूते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम के मतलब है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि सामान के बदले सामान। एक व्यक्ति के पास है चावल। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इस जूते वाले व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति, ये इस जूते वाले ये जूते बनाता है और इसको चावल चाहिए, तो अब इसे है ना, चावल वाले व्यक्ति को जूते चाहिए। ऐसा नहीं इसे जरूरी हो जूते चाहिए, इसे इसे मान लो कि कोई कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं ना जूते वाले को, चावल वाले और जूते वाले की दोनों को समानताओं को एक जैसा रखना बहुत ही मुश्किल होता था उस टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब होगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, इसका मतलब है कि हम बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज की, मतलब कि एक फिक्स प्राइस नहीं कर सकते। जैसे कार की वैल्यू 5 लाख, लेकिन कार की वैल्यू 5 लाख हो गई। ये अब हम आज के ज़माने में तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब बार्टर सिस्टम था ना, उस टाइम पे ये बहुत ही मुश्किल था। क्या हॉर्स, बफेलो, काऊ, इनकी वैल्यू हम नहीं डिसाइड कर सकते थे। नंबर 3, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। इसका मतलब डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब है कि मान लो कि आप आज एक वर्कर हायर करते हैं और उसको हर महीने 10,000 देने का वो करते हैं, मतलब कि महीने के लास्ट में उसको 10,000 देंगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था ना कि आप उसको टेबल और चेयर दे देंगे, इसलिए फ्यूचर पेमेंट्स में डिफिकल्टी होती थी। नंबर 4, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। इसका मतलब ये है कि स्टोरेज में दिक्कत आती थी। जैसे हॉर्स है, उसके बदले हमने कुछ सामान लिया, अब इन दोनों को इन दोनों को रखने के लिए एक स्पेस की जरूरत होगी, इसलिए स्टोरेज ऑफ वैल्यू में डिफिकल्टी होती थी। इसके बाद हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी को 2 भागों में बांटा गया, फेट मनी एंड फिडस्ट्री मनी, और फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। फेट मनी, फेट मनी वो होती है जो इश्यू की जाती है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें हमारी कंट्री के जितने भी नोट्स है ना, नोट्स और कॉइन्स हो गए, वो आते हैं। ठीक है, फिडेस्ट्री मनी देखो ये होती है, इट refers to money which is accepted as a medium of exchange because of trust between the pay and payer। इसका एग्जाम्पल हम चेक ले सकते हैं जो बैंकों में जमा होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये अब देखते हैं फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडी मनी में क्या होता है? इसमें मनी वैल्यू इक्वल होती है कमोडिटी वैल्यू के। आप बस इसमें यही ध्यान रख लेना, एग्जाम में है ना, तो आप बस यही लिखे ना फुल बॉडी मनी में, इट रेफर्स टू दैट मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। ठीक है, और जो क्रेडिट मनी होती है उसमें मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू इसमें आप कैसे लिखेंगे? क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच वैल्यू ऑफ मनी इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी।
सप्लाई ऑफ मनी देखो, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ कंट्री एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक निश्चित समय पर हमारे देश के लोगों के पास कितना पैसा है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, सिंपल। इसके बाद प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, ये आप रखना कि मतलब कि एक देश में कौन होते हैं मनी के प्रोड्यूसर्स। एक तो होती है गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, और बैंकिंग सिस्टम, हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम क्या है, आरबीआई। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आप इसमें याद रखिएगा, ये इसके मेजर्स है मनी सप्लाई के, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं जो पब्लिक डिमांड करती है उन्हें बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इसके बाद अदर डिपॉजिट्स, इसमें देखो, इसमें जो जैसे कि एक तो हो गया हमारा आरबीआई, एक तो हो गया वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड। नबार्ड का नाम सुना होगा ना आपने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके हो गए। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, और आरबीआई के फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो गई, उसमें आते हैं ये अदर डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद आप ये 2-3 टर्म्स और याद रखना, आप इनको लिख लेना। ठीक है, ये आप लिख लेना। ठीक है, M2, M3, M4। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। हाँ ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं देखो, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अब आपको पता है कि जो हमारे देश का रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक है वो क्या है, आरबीआई। उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो नोट्स को इश्यू कर सके। ठीक है, इसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो सरकारों का बैंकर होता है, मतलब कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो सरकार की मदद करता है। जैसे बैंकर के रूप में वो गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करता है। और सेंट्रल बैंक है वो एक एजेंट की तरह है ना, उनको उनकी जो मतलब कि जो सिक्योरिटीज होती है उनको बाई और सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सिक्योरिटीज को बाई और सेल। ठीक है, और एक एडवाइजर के रूप में भी काम करता है कि उसको किस तरह पॉलिसीज बनानी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक इस तरह हमारी गवर्नमेंट की मदद करता है। इसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कहाँ से, हमारी कॉमर्शियल बैंक से, और जो कॉमर्शियल बैंक में जनरल पब्लिक पैसे जमा करवाती है। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फैकल्टी होता है, और इसके साथ साथ है वो हमारे कॉमर्शियल बैंक को लोन भी प्रोवाइड करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का, इसका मतलब ये जब कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं लोन देने में, ठीक है, तब ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम करता है, मतलब इसके पास लोन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जब फेल हो जाते हैं, ठीक है, कि उनके पास पैसा नहीं होता, तब वे इनसे लोन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसका तो सिंपल है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब दूसरे देशों का पैसा रहता है, एक मतलब कि उनके पास रहता है कस्टडियन के रूप में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का वो स्टॉक रखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद क्लियर हाउस फंक्शन, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। बैंक ए है ना, वो बैंक बी में उसको 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। ठीक है, और बैंक बी को बैंक ए में 15,000 रुपये जमा करवाने हैं। तो इनके बीच में इन दोनों बैंकों का अकाउंट किस में होता है, मतलब कि जो हमारा रिजर्व बैंक होता है आरबीआई में, तो वो वे इन दोनों के चेक को मतलब कि क्लियर कर देता है। ठीक है, इस फंक्शन के माध्यम से। इसके बाद कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वो मतलब कि देश में लोगों को कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है, इन्फ्लेशन के दौरान कितना देना है, डिफ्लेशन के दौरान कितना देना है, मतलब क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ओके, इसके बाद क्रेडिट मल्टीप्लायर,
ठीक है। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रेडिट। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला के इज इक्वल टू 1 CRR, कैश रिजर्व रेशो। के का मतलब क्रेडिट मल्टीप्लाई। इसका अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और साथ साथ है ना, आप एक डिफरेंस भी याद कर लेना। डिफरेंस सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक में, ठीक है। जैसे सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है किसी भी कंट्री का, और जो कॉमर्शियल बैंक है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल बैंक है वो सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करता है, कॉमर्शियल बैंक ओनली डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये बुक में से कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। अब है ना, जो सेंट्रल बैंक है ना वो कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है बैंक रेट। बैंक रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो होता है जिसपे RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, ठीक है। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI जो मतलब जो सिक्योरिटीज को सेल और बाई करती है ना, उन्हें ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। रेपो रेट द रेट एट विच RBI ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन्स टू कॉमर्शियल बैंक। RBI जो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर देती है ना, उसको रेपो रेट कहते हैं। ऊपर ये ना लॉन्ग टर्म के लिए देती है तो ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए एक और रेट होता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो RBI है वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स किससे, कॉमर्शियल बैंक से, और जिस रेट पे कहती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स डिपॉजिट होती है जो RBI के पास हमेशा रहती है। हर बैंक का RBI के पास रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स। कि हर बैंक को जरूरत होती है कि वो अपने पास कुछ फिक्स्ड परसेंटेज की एसेट्स को मेंटेन करके रखे। जैसे कि हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं ना, उसको SLR कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे गोल्ड हो गया और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो गई, ठीक है, उसको ठीक है लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये एसेट्स लिक्विड एसेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमेशा रहती हैं फिक्स्ड परसेंटेज में बैंकों के पास, ठीक है, हर बैंक के पास। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट देखो आपने सुना होगा, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लो आपके फैमिली में कोई बैंक से लोन लेता है, मान लो 5 लाख का लोन दिया, तो उसके बदले में बैंक के पास हमें 6 लाख की कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख रुपए, इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद है रेशनल ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब है कि जो हमारा RBI है, ठीक है, वो है ना कोटा प्रदान करता है कि किस बिजनेस कि देखो हमारे देश में बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, तो किस बिजनेस एक्टिविटी के लिए कितना देना है। कि मान लो एग्रीकल्चर के लिए 50% हो गया, इंडस्ट्री के लिए 40% हो गया, और बाकी चीजों के लिए 10% हो गया। ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटा डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड मॉरल सेशन। इसमें कि ये एक एडवाइस के रूप में काम करती है कॉमर्शियल बैंक्स कि RBI कॉमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देता है कि कब
कब लोगों को लोन ज़्यादा देना है और कब लोगों को कम देना है। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कल मिलते हैं अगले चैप्टर हमारी अगली यूनिट के साथ। जब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, बाय।